इस शीर्षक में हमने पहलव अथवा पार्थियन शासकों के बारे में चर्चा की थी और आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन कौन से शक शासक प्रसिद्ध रहे और किस तरह भारत में इन शकवंशीय शासकों को क्षत्रप कहा जाता था और भारत में ये क्षत्रप उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप के नाम से दो प्रसिद्ध शकों के राजवंश हुए। इनके बारे में जो अध्ययन हम करते हैं तो हम पाते हैं कि शक शासक अपने को क्षत्रप कहते थे और इसलिए इन्हें हम अलग अलग स्थानों के क्षत्रपों के रूप में अलग अलग क्षत्रप के नाम से जानते हैं, जैसे उत्तरी क्षत्रप तथा दक्षिणी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप जो रहे, इन्होंने उत्तर भारत में दो प्रमुख स्थानों से शासन किया, एक तक्षशिला के क्षत्रप तथा दूसरे मथुरा के क्षत्रप। तक्षशिला के जो क्षत्रप हुए उनमें वीडी महाजन लिखते हैं कि ल्याक कुशुलक जो अपने को तक्षशिला का, या हम कह सकते हैं कि ल्याक कुशुलक तक्षशिला का प्रथम क्षत्रप माना जाता है। इसे हम तक्षशिला का प्रथम क्षत्रप शासक कह सकते हैं। ल्याक कुशुलक का जो शासन था वह छहर और चुक्ष नामक स्थानों के आसपास था। छहर स्थान की पहचान तो अभी तक नहीं हो पाई, परंतु जो चुक्ष स्थान है वह तक्षशिला के उत्तर पश्चिम में स्थित वर्तमान चत्र है, ऐसा जो है वीडी महाजन का मानना है। और उनका ये भी कहना है कि संभवतः ये दोनों प्रांत एक दूसरे के समीप रहे होंगे, अर्थात दो प्रांत जो छहर और चुक्ष। जो ल्याक कुशुलक जो शासक हुआ, इसके जो सिक्के हैं उन सिक्कों की नकल जो हिंद यूनानी शासक हुआ यूक्रेटाइड्स, उसके सिक्कों से मिलती है। तो कई विद्वान ये भी मानते हैं कि संभवतः ल्याक कुशुलक जो है यूक्रेटाइड्स का समकालीन था। उसके बाद उसका पुत्र पाटिक हुआ। यद्यपि इसने कोई उपाधि धारण नहीं की, परंतु ऐसा माना जाता है कि ल्याक कुशुलक के बाद उसका पुत्र पाटिक शासक बना और इसके अलावा इनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह जो मथुरा के क्षत्रप हुए, उन क्षत्रपों में जो प्रसिद्ध शासक हुआ हगामस और हगान, ये दो प्रमुख शासक मथुरा के क्षत्रप वंशीय शासक रहे हैं। इनके सिक्कों से ऐसा विदित होता है कि हगामस संभवतः अकेला शासन करता था, उसके साथ कोई दूसरा शासक संयुक्त नहीं था। और जो इनका उत्तराधिकारी हुआ राजुल, इसे रंजूल भी कहा जाता है। राजुल अथवा रंजूल के जो सिक्के हैं बड़े पैमाने पे मिले हैं और अभिलेखों पे भी इसका नाम अभिलेखों से भी ज्ञात होता है। राजुल ने महाक्षत्रप और अप्रतिहत चक्र क्षत्रप की उपाधि धारण की, अर्थात राजुल का उल्लेख महाक्षत्रप और अप्रतिहत चक्र क्षत्रप के नाम से भी मिलता है। तत्पश्चात जो सोडास हुआ राजुल का पुत्र, राजुल के बाद उसका पुत्र सोडास मथुरा का शक क्षत्रप हुआ और इसे भी एक तरह से हम कह सकते हैं महाक्षत्रप के रूप में जाना जाता है। इस तरह हम पाते हैं कि सोडास ने 14 ईस्वी से शासन किया। जो तक्षशिला में एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में पाटिक और जो ल्या का पुत्र पाटिक है उसका उल्लेख भी मिलता है। इस तरह जो शकों का इतिहास हमें ज्ञात होता है वह उनके सिक्कों तथा अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है। दूसरा जो शक वंश हुआ उसे हम पश्चिमी क्षत्रप नाम से जानते हैं और इन पश्चिमी क्षत्रप राजवंशों ने
नासिक, महाराष्ट्र में नासिक तथा उज्जैन में शासन किया। नासिक के जो क्षत्रप हुए उनमें भूमक का नाम प्रमुखता से आता है कि भूमक जो शासक हुआ वो प्रसिद्ध शासक हुआ, और उसके साथ साथ नहपान, नहपान भी नासिक के क्षत्रपों का एक प्रसिद्ध शासक हुआ। ये जो नासिक के क्षत्रप थे ये अपने को क्षयराज क्षत्रप कहते थे, और इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें भूमक ने अपने आप को केवल क्षत्रप लिखा है, और नहपान को हम कह सकते हैं कि वह एक महाक्षत्रप था, उसके अभिलेखों में उसे महाक्षत्रप कहा गया है। नहपान ने जो शासन किया उसकी तिथि जो है उसके सिक्कों अभिलेखों से 41 ईस्वी से 46 ईस्वी तक की तिथियां उसके अभिलेखों और सिक्कों में मिलती हैं, जो कि शक संवत का उसने उल्लेख किया है। तो ऐसे में विद्वान ये मानते हैं कि जो ईस्वी सन में अगर हम बात करें, जो नेपाल के अभिलेख में 41 और 46 की तिथियां हैं ये संभवतः शक संवत में हैं, और इसलिए विद्वानों का मानना है कि नहपान का राज्यकाल 119 ईस्वी से लेकर 124 ईस्वी तक था। नहपान ने अपने सिक्कों में अपने को राजा लिखा है, और दूसरा उसका जो 46वें वर्ष का अभिलेख है उसमें उसको शक संवत के जो 46वां वर्ष है उसके अभिलेख में उसको महाक्षत्रप कहा गया है। और यह भी विदित होता है कि नहपान का जो शासन था वह काठियावाड़, भड़ौंच, सोपारा, दसपुर, अजमेर तथा पुष्कर तक फैला हुआ था। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो राजपुताना था उत्तर में लगभग वो संपूर्ण राजपुताना नहपान के राज्य में सम्मिलित था। साथ ही साथ वीडी महाजन द्वारा संपादित जो पुस्तक है उसमें यह भी लिखा गया है कि नहपान के साम्राज्य में काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, पूना आदि उसमें सम्मिलित थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि संभवतः नहपान ने एक बड़ा भूभाग जो है अपने साम्राज्य का सातवाहन राजाओं से छीना था। नहपान के समय जो भड़ौंच था वो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, और साथ ही साथ उज्जैन, प्रतिष्ठान आदि स्थानों से व्यापारिक सामान लाकर भड़ौंच में एकत्र किया जाता था, और वहां से वो सामान पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। तो हम समझ सकते हैं कि नहपान का साम्राज्य एक तरह से काफी समृद्ध था। दूसरा जो पश्चिमी क्षत्रपों में एक प्रमुख राजवंश हुआ उसे हम उज्जैन के क्षत्रप से जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि उज्जैन के जो क्षत्रप थे, इन क्षत्रप शासकों में जो प्रसिद्ध शासक हुआ चष्टर्ण। यद्यपि उज्जैन के क्षत्रप वंश का पहला शासक दशमतिक माना जाता है, और दशमतिक का पुत्र ही चष्टर्ण हुआ या चष्टर्ण हुआ। चष्टर्ण ने अपने अभिलेखों में शक संवत का प्रयोग किया, और शक संवत का हम अगर ईस्वी सन में परिवर्तित करते हैं तो हम पाते हैं कि चष्टर्ण का जो शासनकाल था 130 ईस्वी से 188 ईस्वी तक उसका शासन संभवतः वह बना रहा, और इस तरह हम मान सकते हैं कि चष्टर्ण ने 130 ईस्वी से 188 ईस्वी तक शासन किया। बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुआ गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही उज्जैन के क्षत्रप वंश का अंत किया। ये जो उज्जैन के क्षत्रप थे ये इनका वंश जो है कार्दमक क्षत्रप वंश कहलाता था, और इनमें जो प्रसिद्ध शासक हुआ वह हुआ रुद्रदामा, या हम कह सकते हैं रुद्रदामन। रुद्रदामन का एक प्रसिद्ध अभिलेख हमें प्राप्त होता है जूनागढ़ से। जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि पूर्वी और पश्चिमी मालवा, द्वारिका के आसपास का क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु नदी का मुहाना, उत्तरी कोंकण, मारवाड़ आदि प्रदेश संभवतः रुद्रदामन के साम्राज्य में सम्मिलित थे। क्योंकि जो रुद्रदामन शासक हुआ, कई विद्वान ने इसको रुद्रदामा, कई ने इसको रुद्रदामन नाम से उल्लेख किया है उसका। ऐसा अभिलेखों से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने संभवतः
या संभवतः नहीं, हम इसको निश्चित कहेंगे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि रुद्रदामन ने 2 बार सातवाहन वंश के सातकर्णी को पराजित किया था, परंतु उसका वह निकट संबंधी था, इसलिए उसने उसको पूरी तरह नष्ट नहीं किया। विद्वानों का मानना है कि संभवतः यह सातकर्णी वासिष्ठी पुत्र पुलमावी था, और कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि वह रुद्रदामन का दामाद बन गया था बाद में। साथ ही साथ रुद्रदामन के बारे में यह भी उल्लेख मिलता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो झील, सुदर्शन झील जो बनाई गई थी, और अशोक के समय भी उसकी मरम्मत हुई थी, तो वह झील बाद में टूट गई थी, इसलिए रुद्रदामन ने बांध बनाकर उस झील की पुनः मरम्मत कराई, और इस तरह उसने जन कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दिया और सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। साथ ही साथ रुद्रदामन के बारे में यह भी उल्लेख मिलता है कि उसने अपनी आय से, अपनी निजी आय से उसने इस झील की मरम्मत करवाई, और प्रजा से इस झील की मरम्मत के लिए कोई भी कर नहीं लिया। रुद्रदामन को व्याकरण, शासन विद्या, वित्त, संगीत, तर्क आदि का विद्वान माना जाता है। उसके शासनकाल में जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसका शासनकाल बड़ा अच्छा माना जाता है, और उसके शासनकाल में संस्कृत आदि भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। कालांतर में उसका जो उत्तराधिकारी था, उसका पुत्र दामजादसरी उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु बाद में कोई भी शासक इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, और न ही उसने इतना कुशल शासन किया जितना कि रुद्रदामन ने। और इस तरह बाद में जो रुद्र सिंह प्रथम का पुत्र था, रुद्र सिंह प्रथम, रुद्रदामन के बाद वह उज्जैन का तीसरा क्षत्रप बना, और इसके बाद धीरे धीरे यह वंश जो है कमजोर होता गया, और बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय, जो इस वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके उज्जैन के कार्दमक क्षत्रप वंश का अंत कर दिया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भारत में शक क्षत्रपों ने शासन किया, और किस तरह हम इनके शासन को उत्तरी क्षत्रपों और दक्षिणी क्षत्रपों के नाम से जानते हैं। इस तरह हम भारत में शकों के शासन का अध्ययन करते हैं।